Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we will learn endomembrane system and cell parts. कल मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया था, मेम्ब्रेन के अंदर के जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, और सेल पार्ट्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रितु, रीड कीजिए। वॉइस आ रही है नहीं मेरी आपको? मैम आ रही है। अच्छा, कोई रीड करेगा? मैम मैं करूं? रितु वर्मा रीड करो। अच्छा, देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। आपने सेल पार्ट्स के बारे में 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सेल के पार्ट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस fall under the category. These parts are membrane bound and close a space within them that is partition off from the cytoplasm and usually contain a fluid that differ from it. ये जितने भी मैंने आप लोगों को नाम बताए, ठीक है, सेल पार्ट्स के नाम बताए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन जो होता है वो बाउंड होता है और मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी पार्ट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लिक्विड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये सभी पार्ट क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। These parts have contact and relation among themselves in various way. ये जो parts होते हैं वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे की कांटेक्ट में होते हैं अलग अलग तरीके से। वन सच पाथवे शोइंग एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन फिगर 6। अब फिगर 6 को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फिगर 6 में यहाँ पर दिखाया गया है, एक पाथवे दिखाया गया है जिसमें इन सब्सटेंस के फ्लो कैसे होता है उसको बताया गया है। द डायरेक्शन ऑफ एरोस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी इन बोथ डायरेक्शंस। यहाँ पर जो डायरेक्शन दिखाया गया, जो एरो दिखाया गया है, वो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइसोसोम से गोल्जी बॉडी, ठीक है, और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है ना? यस मैम। यस मैम। आगे देखिए, राइट एनी 3 रूट्स दो which substances pass to the cell membrane। आपको 3 रूट बताने, जैसे कि अभी आपने देखा, रूट देखा ना कि कैसे सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन में पास होते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं। इसी तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, सेल मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ऑब्जर्वेशन जब हमें करना होता है तो आपको एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट सेंड किया था ऑनियन सेल का या चिक सेल का, याद है आपको? यस मैम। तो उसमें आपको ये सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएंगी। मेक अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, एक आपको शुगर सॉल्यूशन तैयार करना है। Say by dissolving 2 teaspoon of sugar in a half cup of water। कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे आप? आपको 2 टीस्पून शुगर ऐड करना और डिसॉल्व करना। Put 2 drops of this on a freshly prepared slide of the peel of Rio leaf। इसको आपको किसमें डालना है? हमने जो रियो लीफ लिया था स्टार्टिंग में, सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है बायो का रियो लीफ वाला,
तो रियोलिफ का जो हमने स्लाइड प्रिपेयर किया है ना, 3 लेयर लेते हैं हम, रियोलिफ का 3 लेयर लेते हैं, उसको वाटर से वॉश करते हैं, ग्लास स्लाइड में रखते हैं, उसके ऊपर हमें शुगर सॉल्यूशन को डालना है। लीव द स्लाइड असाइड फॉर सम टाइम, इस स्लाइड को आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। नाउ ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद में आपको इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जर्व करना है। डिड द पिंक कलर shrink टू कॉर्नर ऑफ द सेल, यहाँ पर ड्रॉ को ध्यान से देखेंगे। कॉर्नर पे आपको पिंक कलर जो है श्रिंक दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, did the pink color shrink to a corner of the cell? The outer edge of this colored portion is the cell membrane. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कलर वाला जो पोर्शन है, आउटर एज, बाहरी वाला जो एज है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है कलर्ड दिख रहा है, पिंक कलर का जो है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो पिंक कलर का है उस पोर्शन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद साइटोप्लाज्म हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ में सेल वॉल की तरफ में मूव करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है साइटोप्लाज्म के साथ में सेल वॉल की तरफ मूव करता है। साइटोप्लाज्म मैंने अभी बताया, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल वॉल की तरफ मूव करता है। दिस ऑकर्स व्हेन द कंटेंट्स shrink and the process is called as plasmolysis. ये कब होता है? जब कंटेंट जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं तब होता है, और इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जब साइटोप्लाज्म के साथ में सेल वॉल की तरफ में मूव करता है, जब कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. How do you think the cytoplasm may have shrunk? अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइटोप्लाज्म जो है वो श्रंक कैसे हो सकता है। One reason for this is movement of water out of the cell. एक रीजन क्या, श्रंक मीन्स क्या होता है, समझते क्या आप लोग श्रंक या श्रंक से क्या समझ आता है? क्या समझ आता है? श्रंक मीन्स क्या होता है? सिकुड़ना होता है ना। श्रिंक मीन्स क्या होता है? सिकुड़ना होता है, ठीक है। तो अगर साइटोप्लाज्म जो है श्रिंक हो जा रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? एक रीजन हो सकता है, वन रीजन फॉर दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। सेल से वाटर का मूव कर जाना, बाहर निकल जाना। अगर वाटर मूव कर जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा ना। yes, ma'am. Does it has something to do with concentration of fluids within and outside the cell? तो क्या आपको ये जो फ्लूइड है उसको कंसंट्रेट रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा? चलिए इसका आंसर भी हम देखते हैं। सपोज देयर वाज मोर वाटर इन द शुगर सॉल्यूशन। मान लेते हैं जो शुगर सॉल्यूशन आपने तैयार किया, कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन आपने तैयार किया, उसमें वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है ना, शुगर के कंपैरिजन में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। देन दैट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल वाटर वुड हैव मूव्ड इनटू द सेल। तब क्या हो जाएगा, जो वाटर है साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में जो वाटर है वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, सेल की तरफ मूव करेगा, है ना। द रिवर्स वुड ऑकर इफ कंसंट्रेशन वर चेंज्ड। ये रिवर्स कब होगा? अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा। हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन क्यों लिया? क्योंकि वहां पे वाटर की क्वांटिटी कम होती है और शुगर सॉल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होगी, वो श्रंक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वाटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा होती तो वो सेल के अंदर एंटर करेगा ना। अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो सेल के अंदर एंटर करेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
और ये रिवर्स कब हो सकता है? जब वाटर का कंसंट्रेशन चेंज हो, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो. Thus the movement of fluids across a membrane due to difference in concentration is called as osmosis. इस तरह से फ्लूइड का मूवमेंट होना मेम्ब्रेन की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड का मूवमेंट होना किसके वजह से? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से. तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. ऑस्मोसिस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. Something like this occur even across the cell membrane, which plays a very important role in the passage of material across it. Mute your mic. ऐसा कब होता है? देखिए, जब फ्लूइड जो होता है उसका मूवमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है, मेम्ब्रेन से बाहर हो जाता है और कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस की वजह से, कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से तब ऐसा होगा. ठीक है, मटेरियल के पास होने की वजह से. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज विजिबल ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको आप सिर्फ किसमें देख सकते हैं? उसको सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. ठीक है. इट इज इलास्टिक इन नेचर. अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये कैसा होता है. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इलास्टिक होता है. उसका नेचर कैसा होता है? इलास्टिक होता है, जिसे हम खींच सकते हैं. मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन एंड फैटी ऑयली सब्सटेंसेस कॉल्ड एज लिपिड्स. ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन्स एंड फैटी ऑयली सब्सटेंसेस से. वेरी गुड. प्रोटीन्स, फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस से, और इन तीनों को ही मिलाकर लिपिड्स कहा जाता है. प्रोटीन, फैट और ऑयली सब्सटेंस. ठीक है, इन सबको मिलाकर ही क्या कहा जाता है? लिपिड्स कहा जाता है. तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड से बना हुआ होता है. इट इज अ बाइलेयर मेम्ब्रेन. ये कैसा होता है? बाइलेयर मतलब दो लेयर होते हैं. मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं इसमें. that forms a protective covering of the cytoplasm, giving a shape to the cell. जो दो लेयर होता है वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म को कवर करता है. ठीक है, और उसके साथ साथ में सेल को शेप भी देता है. Substances are selectively passed across the cell membrane, and that is thus it is called as selectively permeable membrane. देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन से सभी चीजें पास हो जाए. कुछ सिलेक्टिव चीज ही होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से आर पार जा आ सकते हैं. सभी चीजें मेम्ब्रेन के आर पार जा आ नहीं सकती. ठीक है, कुछ ही चीजें जो होती है मेम्ब्रेन के आर पार जा आ सकती है. इसीलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलेक्टिव चीजें ही आर पार जा सकती हैं. ठीक है. ओके, आगे देखिए आप. Do you know there are certain sites of identification on the cell membrane that help cells to recognize each other. अगर हम सेल को देखें तो उसमें बहुत सारे साइट्स होते हैं जिस तरह से हम देख सकते हैं, जिससे हम सेल के बारे में और भी जान सकते हैं. This has a lot of importance in the life of organism. सेल के बारे में जानना क्यों जरूरी है? सेल के बारे में जानना क्यों जरूरी है बताइए. बोलो अभिषेक. सेल के बारे में जब आप जानेंगे तभी तो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के बारे में जान पाएंगे ना. During the early developmental stage, a cell of different layers are formed and displaced. अगर आप सेल के डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से डेवलप होते जाता है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं. ठीक है. Cell to cell connection is established with the help of this site.
अगर आप सेल के अलग अलग साइड से देखते हैं तो सेल से सेल का कनेक्शन आपको दिखाई देता है। सेल रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड connection play an important role in the formation of tissue and organ। अब यहाँ पर मेन चीज आता है कि सेल जो है, सेल के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में हमारा जो बॉडी है वो किस तरह से बना हुआ है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे सेल्स, बहुत सारे जब सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं मैम? टिश्यू। टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तब ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। और ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। ठीक है, एक सेल से मिलकर हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। सबसे पहले एक सेल बनता है, फिर बहुत सारे सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद में बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन पूरा एक बॉडी तैयार होता है। ठीक है। यस मैम। We have tried to observe the cell wall and cell membrane separately with the help of plasmolysis in plant cell। आपने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं प्लाज्मोलिसिस के थ्रू। एक्टिविटी 4 में आपने देखा, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस देखा। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बताइए। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जल्दी बोलिए। प्लाज्मोलिसिस अभी पढ़ा है ना, क्या होता है प्लाज्मोलिसिस। अभी तो पढ़ा बेटा प्लाज्मोलिसिस, उसके बाद भी आप लोग बता नहीं पा रहे हो। क्या पढ़ते हो आप लोग, कहाँ ध्यान रहता है। एक छोटी छोटी चीजें आप लोग नहीं बता पाते हो। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5, जिसमें हम अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर कॉमन पोल्ट्री एग लेते हैं। पोल्ट्री एग आपको पता ही है ना। यस मैम। यस ठीक है, मैम। उसका हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ऑब्जर्विंग सेल मेम्ब्रेन इन एन एग। एग में हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। ठीक है, वी वुड नीड एन एग। हमें किसकी जरूरत होगी, एक एग की, अंडे की जरूरत होगी। विनेगर लेंगे, बीकर, कंसंट्रेट sugar solution and water for this activity। Keep the egg in vinegar for 4 to 5 days। आपको एग में किस में डुबाकर रखना है, विनेगर में 4 से 5 दिनों के लिए डुबाकर रखना है। तो आप देखते जाएंगे, अगर आप रोज देखेंगे तो वो रोज क्या होते जाता है, चेंज होते जाएगा। द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द हार्ड सेल वो डिजोल्व। क्या होता है, एग का जो अपर वाला लेयर होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला लेयर होता है, जो हार्ड होता है, ठीक है, वो क्या होते जाता है, विनेगर में डिसॉल्व होते जाता है, घुलते जाता है धीरे धीरे करके। अ थिन ट्रांसलूसेंट कवरिंग वुड बी विजिबल एंड यू कुड टच टू फील इट्स टेक्सचर। लास्ट में जब हार्ड पोर्शन जो है पूरी तरह से विनेगर में डिसॉल्व हो जाता है तो आपको एक ट्रांसलूसेंट कवरिंग दिखाई देगा, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको दिखाई देगी। ठीक है, जिसमें से आप पूरी तरीके से आर पार नहीं देख सकते, लेकिन धुंधला आपको दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको एक दिखाई देगा। ठीक है, ट्रांसलूसेंट एंड बाय विजिबल एंड यू कुड टच टू फील इट्स टेक्सचर। आप उसको टच करके इसके टेक्सचर को आप फील कर सकते हैं। दिस स्मूथ इलास्टिक कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन। ये जो स्मूथ इलास्टिक होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। नाउ पुट इट इन द बीकर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन एंड लीव इट फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको शुगर सॉल्यूशन में डीप करके रख देना है, डुबा कर रख देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते जाएंगे। अब आपका मेन जो
थ्योरी है वो स्टार्ट होता है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सेल वॉल साइटोप्लाज्म में क्या होता है, और अभी जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग याद रखेंगे। उसको मैं मंडे की क्लास में पूछूंगी। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, पढ़ के रखेंगे आगे का। ओके मैम। को क्लास वर्क सेंड कर रही हूँ, उस क्लास वर्क को कीजिए और चेक करवाइए, ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। Have a nice day.